हेलो डियर स्टूडेंट्स, 5 मई 2024 आपका नीट का एग्जाम, आप लोगों ने एग्जाम दिया और बहुत बच्चों के रिव्यूज जो मैंने देखे, मैक्सिमम 80 to 90% स्टूडेंट्स सब यही कहते हैं कि फिजिक्स टफ आया था। लास्ट 2 टाइम्स 2023 2022 फिजिक्स बहुत इजी रहा। अब की बार मैं भी कहता हूं फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपने कॉन्टिन्यूअसली फिजिक्स को इंपॉर्टेंस दी होती तो फिजिक्स टफ नहीं होता। पर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर बायोलॉजी, सेकंड नंबर आपका केमिस्ट्री और थर्ड नंबर फिजिक्स को रखते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं यार फिजिक्स टफ आया था। कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, बहुत आराम से हो सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है कि कॉन्टिन्यूअस फिजिक्स की प्रैक्टिस रखनी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में अब मैं आपको हमेशा कह सकता हूं कि 20 स्टूडेंट्स अगर 20 क्वेश्चंस अगर आप डेली कर रहे हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, 20 आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, 20 पीवाईक्यू चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका फिजिक्स बहुत बेहतर से बेहतरीन होगा, यह वादा है आपके साथ। लेकिन अभी हम लोग क्या किस काम के लिए जुड़े हैं, हम लोग कनेक्ट हुए हैं टू सॉल्व ऑल 50 क्वेश्चंस जो कि कल नीट के एग्जाम में आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, a tightly wound 100 turn coil of radius this much carries a current of this much, magnitude of magnetic field at the center of the coil is, permeability of free space is this। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। अगर हमारे पास में रिंग है या फिर हमारे पास में क्या है, कॉयल है, तो कॉयल के लिए होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रेट वायर है तो होगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक से, पहला भी मैग्नेटिज्म से था, दूसरा भी मैग्नेटिज्म से। ट्रेंड भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास बच्चे मैग्नेटिज्म को बहुत हल्के में लेते हैं। अब की बार आप ध्यान देंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, किरचॉफ से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम मिली, मैग्नेटिज्म ज्यादा आया। तो अब ये वेरिएशन भी, इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, फिलहाल पेपर सॉल्व करते हैं और आ गए हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि नॉन मैग्नेटिक के लिए ये हमारे पास जो सिंबल दिया है दैट इज जायम। ये जायम है और ये जायम की वैल्यू नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या होती है, 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू 0 से कम नेगेटिव होती है और उसके बाद पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू 0 से लेके यहां पर 1 होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होती है। और 1 से बहुत ज्यादा वैल्यू किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक के लिए होती है। इससे आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आप खुद मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आ गया सीधे हीट से। भैया हीट, हम हमेशा कहते हैं हीट वो जो धुएं निकाल दे, और यहां आपकी बार हीट ने धुएं नहीं निकाले। बहुत आसान आया हीट से क्वेश्चन भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज क्या करते हैं, बच्चों ने डायग्राम देखा, इसको एरिया निकालो, फटाफट एरिया निकलेगा और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वर्क डन। नहीं, हमको क्या करना है, BC के अंदर। तो भाई BC के अंदर वॉल्यूम 400 से 400 ही रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, 0। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a unipolar light beam strikes a glass surface at Brewster's angle, then both the reflected and the refracted light will be completely plane polarized। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या रहेगा, the reflected light will be completely polarized but the refracted light जो refracted होगी वो partially polarized होगी। तो इसका आंसर जो आता है हमारे पास में सेकंड आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर के केस के अंदर बहुत ही सिंपल फार्मूला रहता है, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। यहां उल्टा हो जाता है यहां पर। तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इन प्राइमरी अपॉन EMF इन सेकेंडरी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो NP अपॉन NS क्या आ जाएगा आपके पास, ये उल्टा पूछ लिया।
थोड़ा सा ही कंफ्यूज किया है, तो 2:1 का रेशियो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A logic circuit provides the output. आउटपुट दे रखा है एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो भैया ऐसा करना है आपको, ए दिया है, बी दिया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का ट्रूथ टेबल बना लीजिए और ट्रूथ टेबल बना करके चेक कर लीजिए। वैसे आपको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत इजीली, अगर टाइम ना हो तो बी से 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 0, बी डैश आपको या बी कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी बच्चे कहते हैं टफ है। इतना टफ भी नहीं है बच्चे कि जितना आप लोग उसको बना लेते हैं। फिजिक्स को हमने हवा ज्यादा बनाया है, काम कम किया है उसके अंदर। इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, अगर 25 है तो 24 से कोइंसाइड करते हैं और ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इफ 1 MSD हमारे पास क्या बोलता है, मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है और इसकी हेल्प से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है, लीस्ट काउंट एक्चुअली होती है हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यहां पर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल बता नहीं रखा, लेकिन यहां पर ये दिया n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में वैल्यू आ गई n+1। लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास ऐसा कोई है नहीं सर। और ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन है, इसकी जो वैल्यू बताई है दैट इज 1 mm। 1 mm है कि 0.1 mm है, 0.1 mm है, तो इसका मतलब ये बनेगा 1/100 सेंटीमीटर इंटू n+1। इससे बड़ा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्लियर है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is coming. The maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if elastic limit, elastic limit याद रखिएगा, elastic limit होती है stress, the maximum stress। elastic limit आपको दे रखी है, अगर आपको elastic limit पता है तो आप कर सकते हैं। elastic limit बता रखी है, यंग्स मॉडुलस बता रखा है, फार्मूला इज y इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो भैया आपको वैल्यूज बता रखी हैं, किसकी वैल्यू बताई हैं, आपको y की वैल्यू बता रखी है, आपको स्ट्रेस की वैल्यू बता रखी है। स्ट्रेन में आप क्या करेंगे, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो स्ट्रेन तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल l की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कैपिटल L की वैल्यू दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैं आप लोगों की बात से थोड़ा सा एकदम से जो क्या कहते हैं एग्री नहीं करता, क्योंकि बच्चे कहते हैं टफ आया। भाई टफ नहीं आया, हमने टाइम नहीं दिया, हमने एक्चुअली फिजिक्स को टाइम नहीं दिया। थोड़ा टाइम देते, किसी अच्छे मेंटोर के साथ रहते तो बहुत अच्छा कर पाते। Next question. हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन आया है, एक ही आया, बहुत ज्यादा नहीं मिले हमारे को क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है, इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द ब्लॉक्स आर 2 kg एंड 3 kg। टोटल मास हो गया भैया 5 kg। 5 kg से आप कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कंबाइंड एक्सेलरेशन विल कम 10/5 दैट इज 2। नाउ ही इज आस्किंग द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक ए को कितना एक्सपीरियंस हुआ, बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब उल्टा पढ़ा मैंने, देखे फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। तो फिर उल्टा क्यों नहीं बोलते कि ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, या फिर ये कहते हैं कि बी ने कितना एक्सपीरियंस किया। तो भाई बी ने कितना एक्सपीरियंस किया, जितना बी का मास था मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। बी का मास था 3 किलो और उसके बाद एक्सेलरेशन था 2, तो 3 × 2 हमारे पास आ गया 6 न्यूटन। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a monochromatic light source of Young's double slit experiment is replaced by white light। देखो बहुत बार बताया है कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बस तो मोनोक्रोमेटिक, इसको समझिएगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो मतलब 1, एक सिंगल कलर की, डाइक्रोमेटिक मतलब 2 कलर की, और इसका मतलब एक और आता है हमारे पास में जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां वर्ड आ गया कि हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक या फिर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ही क्या होती है हमारे पास, पॉलीक्रोमेटिक होती है, उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो व्हाइट लाइट से जब यहाँ पर पैटर्न बनेगा तो पैटर्न होगा कैसा, पैटर्न होगा
ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और ब्राइट के अंदर सातों रंग होंगे, ब्राइट में 7 के 7 रंग होंगे। तो होगा क्या यहां पर, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, और उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर, देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज या डियर फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज। तो भाई ऐसा क्या केस निकल करके आएगा, तो हमारे पास में बहुत सारी फ्रिंजेस बनेंगी, लेकिन उन फ्रिंजेस के अंदर ध्यान रखिएगा जो हमारे पास डार्क फ्रिंज है वो तो रहेंगी, और उसके साथ उसमें ऑप्शन हमारे पास बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, क्योंकि सेंट्रल हमेशा ब्राइट होती है, सेंट्रल कभी भी डार्क नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको इसको समझने के लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन इन 1 by lambda स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ई काइनेटिक एनर्जी है, लैम्डा इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। भैया मैं फिर कह रहा हूं कि इसके अंदर डरिए मत क्वेश्चन से, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वैसे तो बहुत, अगर अच्छा क्या होता है कि आप पहले कर चुके हो क्वेश्चन और आपका सामने आए, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर कई बार क्वेश्चन किया हुआ नहीं आता। हम आपको बता रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। एच क्या है हमारे पास में और पी क्या है, तो एच की वैल्यू हमारे को 6.626 प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी की वैल्यू पी हम इसका मोमेंटम बोलते हैं। अब यहीं से काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की बात करूं तो पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो इसका मतलब क्या मिला मुझे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, और पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच अपॉन लैम्डा, तो इसका मतलब एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यही तो वैल्यू मिली हमको। और उसका मतलब हमारे पास में 1 by lambda स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 by lambda स्क्वायर आ रहा है 2me अपॉन एच स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 by lambda स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ई के। बहुत बड़ी तोप नहीं थी, आप डर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह जी वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके लिए तैयार खड़ा है। यहां क्या लगेगा भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से, क्योंकि बीच के वैल्यू तो हमारे को दे ही नहीं रखी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये बीच वाला पार्ट हट जाएगा। ये दोनों 2 और 2 जो है सीरीज में है, इसका मतलब ये कितना आएगा 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये दोनों भी क्या आएंगे 1 माइक्रोफैरेड, 1 और 1 जब पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। दिस विल बी योर आंसर। इसलिए रिक्वेस्ट है, विनती है, जब भी एग्जाम देने जाए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। पेरेंट्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तो कई क्वेश्चन देख के हम डर देते हैं, छोड़ देते हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर बीच में तो था ही नहीं, कुछ दिया नहीं था, मैं क्वेश्चन छोड़ आया क्योंकि एनटीए मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। नहीं भैया, आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना था, यहां बीच वाले कैपेसिटेंस की जरूरत थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है साउथ इधर को आ रहा। बताओ भाई कौन सा लॉ लगेगा जब साउथ इस तरफ आएगा, तो भाई साउथ आने से ये क्या बनेगा, ये भी साउथ बनेगा। साउथ बनेगा तो इसका मतलब करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो क्लॉकवाइज लेंज लॉ क्या कहता है, इसको अपोज करना है, इसकी मोशन का अपोज करना है। ये साउथ बना, जैसे ही ये साउथ बना तो करंट कहां से कहां जा रहा है, सी से डी, और यहां से जब जा रहा है और नॉर्थ जा रहा है तो ये क्या बना साउथ, तो ये क्या बना नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास में, बी ए एंड सी डी। ए बी एंड सी डी नहीं बनेगा, और क्या बनेगा यहां पर बी ए एंड सी डी, क्योंकि सी से डी तभी तो क्लॉकवाइज करंट जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा देख लें ध्यान से एक बार फिर से, बी ए एंड सी डी, या उल्टा हो रहा है, साउथ इधर आ रहा है। जब साउथ इधर आ रहा है तो यहां पर क्या बनना चाहिए, ये भी साउथ बनना चाहिए, और यह साउथ बनने के लिए यहां पर करंट कैसा आना चाहिए, तो करंट ऐसा आना चाहिए क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज, इसके अंदर क्लॉकवाइज, जरा एक बार देख लो, ये क्लॉकवाइज है नहीं, ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो फिर उल्टा क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होने के लिए यहां पर करंट डी से सी आना चाहिए ताकि ये क्लॉकवाइज बने। यहां करंट जो है वो क्या आएगा, ए टू बी आएगा। तो इसका मतलब ए बी और डी सी, तो ए बी और डी सी हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्टेड आंसर्स। तो भैया सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल के अंदर हमारे पास जो हमारे पास सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो पीएन जंक्शन है वो किस तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? तो भाई ऑब्वियसली वो रिवर्स बायस करेगा। लेकिन यहां पर कह क्या रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फॉर अ सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइव इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। क्योंकि शुरू में जब हमारे पास में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करंट नहीं आता, लेकिन करंट जो आता है वो उसके अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दूसरी चीज, इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो भैया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से नहीं आता, माइनॉरिटी से आता है। तो बहुत साधारण सी बात है कि ऑप्शन ए ठीक है। ए ठीक होने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, ज्यादा टाइम इन क्वेश्चन पे ना लगाते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वाह जी वाह, आपकी ऑप्टिक्स आ गई। और ऑप्टिक्स के अंदर भी क्या काम आ रहा है? ऑप्टिक्स में हमारे पास आ रहा है a ray of light enters through a right angled prism at a point P। यूजुअली प्रिज्म का लेंस नहीं था पूरे में, बहुत चीजें ऐसी थी जो नहीं थी। बिल्कुल आप जिन चीजों को इग्नोर करके गए वो चीजें आई। इस पार्ट की बहुत छोटा सा पार्ट है फिजिक्स के अंदर और बच्चे इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और यहाँ पर एक छोटा सा ही फार्मूला है और उस फार्मूला के बेसिस पर भी काम होते हैं, लेकिन बच्चे इन चीजों को टाइम नहीं देते। थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलेंगे? ये एंगल 90 है। अगर बेटा ये 90 है तो ये प्लस ये जो आता है हमारे पास में वो कितना आता है? दैट इज 180। इन दोनों का जो सम आता है वो कितना आता है? 180। तो इसका 180 होने का मतलब ये एंगल मेरे पे कितना आया? 90। और जब ये 90 आया, ये एंगल कितना था? R। तो ये कितना बचा? 90 माइनस R। और ये लाइट कैसे चलेगी? बिल्कुल साथ में ऐसे। अब हमारे को दो फार्मूला लगाने हैं। काम कैसे करेंगे? पहले लाइट जा रही है एयर से ग्लास में। जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, म्यू इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन आर। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 साइन आर। ये एक वैल्यू आ गई। दूसरा केस क्या आ रहा है मेरे पास में? लाइट ग्लास से कहां निकल करके जा रही है? एयर में। ग्लास से एयर में जाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे 1/μ। और उसके बाद साइन आई क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 90 माइनस आर। और अपॉन ये कितना है? साइन आर। साइन आर इज 90, साइन आर 90 इज 1। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? कॉस आर इज इक्वल टू 1/μ। अब ये साइन आर और दूसरा क्या बन रहा है? कॉस आर। तो पूछ क्या रहा है हमसे? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास साइन आर आ गया 1/2μ और कॉस आर आ रहा है 1/μ। तो साइन आर और कॉस आर के अंदर एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है? 1/4μ स्क्वायर प्लस 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एलसीएम आया 4μ स्क्वायर, ऊपर आ रहा है 5, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? यहाँ 5 और इसका मतलब म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 और 5/4 और उसके बाद म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 विच इज योर प्रिटी आंसर, जिसको बच्चे लगा के आए हैं √3/2, क्योंकि उनको लग रहा था यार 30 है, दूसरा क्या आएगा? cos 30 की वैल्यू √3/2 लगा देते हैं। यही सही लग रहा है, तुक्का मार के आए और 5 नंबर गए। थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। In the given below expression क्या दे रखा है? 2 statements. One is labeled as assertion. Assertion A is बोलता क्या है and another is labeled as reason. तो assertion A is V is at any axial point at 2 meter distance from the center of a dipole. The moment of the system is given by, ये वैल्यू दे रखी है। चार्ज भी दिया है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है हमारे पास में। देखिए एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला निकल के आता है 1/4πε0 P/r² होता है। इस P को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं।
रीजन, तो v इज इक्वल टू 2p, वही सेम बात वो कह रहा है, 2p अपॉन 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of dipole। 2p अपॉन r square होता है, मैंने p लिख दिया। और उसके बाद क्या बोलता है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। a is true but r is false, a is false but r is true, both a and r are true but r is correct explanation of b। इसमें ये आ रहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करेक्ट ही लेंगे क्योंकि जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसके लिए रीजन यही बताया है, 1/4 pi epsilon naught 2p upon r square। So we'll go with the third option। Next question। The next question is, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square। The length of rod is इतना और 400 ग्राम रॉड इज। तो इसके लिए भाई रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हमारे पास में, क्या वैल्यू होती है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो कहता है ml स्क्वायर अपॉन 12। यहां पर जो वैल्यू आती है डेट कम्स ml स्क्वायर अपॉन 12। तो m की वैल्यू हमारे को दे रखी है, l की वैल्यू उसने मांगी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आई, और ये पता कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, 10th में पढ़ी है आपने, कितना आसान क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रिसिटी का। देखते हैं, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां दिया है, 10 वोल्ट की वोल्टेज दी है, सिंपली करंट निकालना है, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E is 10, capital R is 4, small r is 1, 10/5 is 2 एम्पियर, एंड 2 एम्पियर से फिर हमसे क्या मांगा, उसने बोला टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मांगी है। टर्मिनल वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, I इंटू स्मॉल r। तो E कितना है 10, माइनस I कितना है 2, इंटू स्मॉल r कितना हमारे पास 1, 10 माइनस 2 इज 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, भैया इसके लिए फार्मूला रहता है, उस फार्मूला को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वन हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r की वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। ये वैल्यूज लगा लगा करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन अंदाजे से आप काम कर पाएंगे। मुझे इसका आंसर याद नहीं है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पर आते हैं। If c is the velocity of light in free space, the correct statements about the photon among the following are: energy of photon is E is equal to h nu, भैया सही बात कह रहे हैं। The velocity of photon is c, ये भी सही कह रहे हैं। The momentum of photon is equal to p is equal to h nu upon c। यहां पर मुझे शक है, if in a electron photon collision both total energy and total momentum are conserved, photon possess पॉजिटिव चार्ज। नहीं भाई, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन इज जस्ट लाइट। तो हमारे पास में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके बाद एक और चीज समझेंगे, सी में जो बोलता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू पी सी, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो गलत है वो ई है, इसका मतलब मेजॉरिटी विंस ए बी सी एंड डी ओनली, नॉट ई, ई को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज दे रखी हैं। पहले अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकलने से ये हो गया 80, ये हो गया 286। एक पॉजिट्रॉन निकल गया, पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास जो मास है उसका और प्रोटॉन का जो चार्ज है, तो उसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एटॉमिक नंबर एक वैल्यू कम, लेकिन फिर बीटा निकल गया तो उसका मतलब वैल्यू सेम की सेम आ जाएगी 286। और उसके बाद क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से उल्टे हैं, ये 80 आ गया, और उसके बाद फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 286, 81। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं।
at any instant of time t, the displacement of particle is given by 2t minus 1 under the influence of force. अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही इज आस्किंग पावर. पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी. एफ डॉट वी होता है, एफ क्रॉस नहीं होता, लेकिन यहां पर एफ के साथ वी कितना आएगा, ds अपॉन dt. बड़े प्यार से डिफरेंशिएट कर लीजिए. 2t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2. फोर्स इज गिवन, हाउ मच फोर्स दिया है हमारे को 5 न्यूटन, 5 दूनी 10, 10 वॉट का आंसर आ रहा है. 10 वॉट का आंसर आ रहा है एसआई यूनिट के अंदर. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. मैं हमेशा से यही बात कहना चाहूंगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रोज के 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन फिजिक्स के. अगर फिजिक्स को जीतना है पूरे दिन भर में 20 क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारना, समझ के ढंग से 20 क्वेश्चन रोज के कर लें तब भी काम हो जाएगा. अब नेक्स्ट पर आते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो हमारे पास में नैंड भी दे रखा है, नॉर भी दे रखा है, लेकिन दो, एक नैंड एक नॉर मिला करके फिर एक कंबाइंड नैंड पे लगाया है, तो इसका जो आंसर बनेगा ये डायरेक्ट एंड गेट आएगा. इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं इन चीजों को. अब नेक्स्ट पर आते हैं. The mass of a planet is 1/10 of the mass of Earth and its diameter is half of the radius of Earth. देखो diameter half है तो radius भी क्या होगी, half होगी. तो acceleration due to gravity on the planet is, तो g is equal to कितना फार्मूला मेरे पास बनता है, g का फार्मूला बनता है. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, आप लोगों की चॉइस का कुछ अलग से कलर देख लेते हैं. स्मॉल g इज इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर. लेकिन अब नया प्लैनेट है, g डैश कर दिया, मास जो है वो 1/10 है, तो g इंटू m की जगह me/10 कर दिया. रेडियस जो है वो क्या की है, हाफ कर दी है. रेडियस हाफ करने का मतलब RE स्क्वायर बाय 4 4/10 हो गया, मल्टीप्लाइड विद 9.8. तो वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन. I'll go to the next question, question number 25. Next question is given by, तो क्या बोलता है, given below two statements. Statement number 1, atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. Statement number 2, atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. In the fight of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. उसके बाद क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नहीं, स्टेटमेंट 1 तो जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो तो वो दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं. तो भाई सेकंड वाले के अंदर एटम्स आर स्टेबल ऑफ ईच एलिमेंट, ऐसा नहीं है, सारे स्टेबल नहीं होते. जो हैवी होते हैं वो एटम्स, उनके न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट.